नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स की, एक अजीब सी पहेली की। सोचिए, एक तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है, मतलब 150 से भी ज्यादा देशों का पेट भर रहा है। हमारे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है। सवाल ये है कि जो देश पूरी दुनिया को खिला सकता है, वो अपने ही करोड़ों लोगों तक पूरा पोषण क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है। आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे, आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ इसकी हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भारत दुनिया का राइस बोल बना कैसे। फिर उस बड़े पैराडॉक्स की बात करेंगे कि इतना सरप्लस होने के बावजूद कमी क्यों है। हम उन सरकारी पॉलिसीज को भी देखेंगे जिनकी वजह से ये सिस्टम बना, और उस लीकी सप्लाई चेन को भी, जहां हमारा इतना खाना बर्बाद हो जाता है। फिर देखेंगे कि इसे ठीक करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, और आखिर में भारत के फूड फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इंडिया द वर्ल्ड्स राइस बाउल। यहाँ हम ये देखेंगे कि भारत कैसे एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल सुपर पावर बना, मतलब सिर्फ एक बड़ा प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि चावल के एक्सपोर्ट में दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर। और हाँ, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए इसके क्या मायने। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जो भी चावल एक्सपोर्ट होता है, उसमें से 40%, मतलब लगभग आधा, अकेला भारत भेजता है। इसे ऐसे समझिए, हर 10 किलो चावल जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, उसमें से 4 किलो भारत का है। ये दिखाता है कि ग्लोबल फूड मार्केट में भारत का कितना बड़ा दबदबा है। और ये मुमकिन हुआ है हमारे यहाँ के सस्ते दामों, सरकार के विशाल भंडारों और जबरदस्त प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से। अब इस टेबल को देखिए, ये फर्क को और भी साफ कर देती है। भारत और बाकी देशों के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। 2023 में भारत ने एक्सपोर्ट किया 20.5 मिलियन टन चावल। और दूसरे नंबर पर कौन है? थाईलैंड, सिर्फ 8.5 मिलियन टन के साथ, मतलब आधे से भी कम। बल्कि अगर आप दूसरे और तीसरे नंबर के देश यानी थाईलैंड और वियतनाम दोनों के एक्सपोर्ट को मिला भी दें, तब भी वो भारत के करीब नहीं पहुंचते। ये सिर्फ एक लीड नहीं है, ये तो पूरी तरह से डोमिनेशन है। और ये पिछले 10 साल से ऐसा ही चल रहा है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल फूड सप्लाई चेन के लिए भारत कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सारा चावल जाता कहाँ है। देखिए, भारत का चावल दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों में खाया जाता है। बेनिन, सेनेगल, केन्या, ऐसे कई अफ्रीकी देश इसके सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। आप सोच सकते हैं कि इन देशों में लाखों लोगों की फूड सिक्योरिटी सीधे सीधे भारत से आने वाले चावल पर टिकी है। ये भारत की ग्लोबल रीच और उसकी सॉफ्ट पावर का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्लोबल सक्सेस की कहानी। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब हम इस चमक दमक से हटकर भारत की जमीनी हकीकत पर आते हैं। और यकीन मानिए, ये तस्वीर काफी चौंकाने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सरप्लस तो है, लेकिन साथ ही साथ कमी भी है। यहीं पर वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास एकदम साफ दिखता है। इस स्लाइड पर 2 तस्वीरें हैं अगल बगल। एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं, गेहूं उगाने में दूसरे नंबर पर हैं। और दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में हमारी रैंक 94 है। दुनिया के जितने भी कुपोषित लोग हैं, उनमें से लगभग 23% भारत में हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक ही देश की ये 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। इस पहेली को सुलझाने का एक बड़ा सुराग छिपा है बर्बादी में। और ये बर्बादी सिर्फ खेतों में नहीं होती, ये सरकारी गोदामों में भी होती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 62,000 टन। इतना अनाज 2011 से 2017 के बीच सरकारी गोदामों में सड़ गया, खराब हो गया। 62,000 टन, अंदाजा लगाइए ये कितना होता है। इससे लाखों लोगों को महीनों तक खाना खिलाया जा सकता था। ये वो अनाज था जिसे उगाया गया, सरकार ने खरीदा, लेकिन ये किसी की प्लेट तक पहुंचा ही नहीं, बस बर्बाद हो गया। तो आखिर ये पैराडॉक्स बना कैसे? चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। और सबसे पहले कारण को देखते हैं, हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी अच्छी नीयत से बनाई गई नीतियों ने ही एक टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम खड़ा कर दिया। इस पूरे सिस्टम के दिल में है एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये है क्या? समझिए कि ये किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट है। सरकार एक दाम तय करती है और किसानों को गारंटी देती है कि अगर मार्केट में दाम इससे नीचे गिरे तो भी सरकार उनकी फसल इसी तय दाम पर खरीदेगी।
ये पॉलिसी 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर शुरू हुई थी, ताकि देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। और सच कहें तो उस वक्त इसने कमाल का काम किया। लेकिन समय के साथ साथ इस पॉलिसी के कुछ ऐसे नतीजे सामने आए जिनके बारे में शायद सोचा नहीं गया था। ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। भारत के पास जितना बफर स्टॉक होना चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा चावल रखा हुआ है। मतलब जरूरत है 102 लाख टन की और हमारे पास स्टॉक है 356 लाख टन का। अब इतना ज्यादा अनाज रखने का मतलब है कि इसके रख रखाव पर जबरदस्त खर्चा और साथ ही इसके खराब होने का भी उतना ही ज्यादा खतरा। और ये असंतुलन आता कहाँ से है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सरकार एमएसपी पर जो भी पैसा खर्च करती है उसका 70% से ज्यादा सिर्फ चावल और गेहूं खरीदने में चला जाता है। दालें, तिलहन जो पोषण के लिए इतनी जरूरी हैं, उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अब आप ही सोचिए, जब किसान को पता है कि उसका चावल और गेहूं तो सरकार गारंटी के साथ खरीद ही लेगी, तो वो कोई और फसल उगाने का रिस्क क्यों लेगा? नतीजा ये हुआ है कि हमारी खेती में डाइवर्सिटी कम हो गई है और हम बस कुछ ही फसलों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो एक वजह तो हुई पॉलिसी। अब आते हैं दूसरे बड़े विलेन पर, हमारी लीकी सप्लाई चेन। ये कहानी उस खाने की है जो खेत से तो निकलता है, पर हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले ही कहीं रास्ते में दम तोड़ देता है, बर्बाद हो जाता है। और देखिए, इस बर्बादी का असर हर चीज पर एक जैसा नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान होता है फल और सब्जियों का, वही चीजें जो सबसे ज्यादा पौष्टिक होती हैं और जल्दी खराब भी हो जाती हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लगभग 4.5% से लेकर 16% तक फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये पोषण का बहुत बड़ा नुकसान है, और वो भी एक ऐसे देश में जहां मैल न्यूट्रिशन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इस बर्बादी को पैसों में तौले तो आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है, 90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, नीति आयोग का अनुमान है कि हर साल 90,000 करोड़ रुपए का खाना कटाई के बाद बर्बाद हो जाता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। इतने पैसों से तो देश में हजारों किलोमीटर के नए हाईवे बन सकते हैं या कितने ही नए अस्पताल खुल सकते हैं। ये पैसा हर साल हमारी इकोनॉमी से यूं ही बह जाता है। तो सवाल ये है कि इतनी बर्बादी होती क्यों है? इसका जवाब ये डेटा टेबल साफ साफ दे रहा है। हमारे पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, मतलब वो सिस्टम जो फल सब्जियों को ताज़ा रख सके। आंकड़े देखिए, इंटीग्रेटेड पैक हाउस की 99.6% कमी है, और रीफर ट्रांसपोर्ट यानी वो ठंडे ट्रक्स जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें 85% की कमी है। सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास फल सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को खेत से मार्केट तक सही सलामत पहुंचाने का इंतजाम ही। तो अब तक हमने 2 बड़ी प्रॉब्लम समझी। एक, हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो कुछ ही फसलों पर फोकस करती है, और 2, एक कमजोर सप्लाई चेन। अब देखते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम का नतीजा क्या होता है और सरकार इन्हें ठीक करने के लिए क्या कर रही है। तो जब हम सिर्फ चावल और गेहूं उगाने पर ही सारा जोर लगा देते हैं तो होता क्या है? होता यह है कि हमें दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ तो हमारे गोदामों में अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ हम हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए के खाने के तेल और दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सोचिए, ये वही दालें और तेल हैं जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज़रूरी हैं, लेकिन हमारी अपनी ही नीतियों ने किसानों के लिए इन्हें उगाना फ़ायदे का सौदा नहीं रहने दिया। और खाने के तेल के मामले में तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है। ये ग्राफिक्स देखिए, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बदल रही है, तेल का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि तेल प्रोडक्शन में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। फिर भी हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी ज़रूरत का 56% से भी ज़्यादा तेल बाहर से मंगाते हैं। मतलब हम इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। अब इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। इसका सीधा सा मकसद है कि देश में ही तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, किसानों को पाम की खेती के लिए एनकरेज किया जाए और बाहर से तेल मंगाने पर हमारी निर्भरता कम हो। तो आखिर में चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और ये समझते हैं कि भारत के लिए असली फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन के रिकॉर्ड बनाने के बारे में नहीं है। असली फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि हर किसी तक सही पोषण पहुंचाना है। तो अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, जैसे एमएसपी को सिर्फ गेहूं चावल तक ही सीमित ना रखकर दालों और तिलहन पर भी देना होगा,
ताकि किसान उन्हें भी उगाएं। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज हैं, उन्हें और मजबूत करना होगा ताकि छोटे किसानों को भी मार्केट मिल सके। और हाँ, ऐसी फसलों को बढ़ावा देना होगा जिनमें पानी कम लगता हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत अपने इतने बड़े और पेचीदा एग्रीकल्चरल सिस्टम को सुधार पाएगा? क्या हम अपने ही लोगों के लिए असली फूड सिक्योरिटी, मतलब पोषण वाली सुरक्षा, हासिल कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश के करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा। और इस बातचीत को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की एक बात से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, फूड सिक्योरिटी इज अबाउट एक्सेस नॉट स्टॉक्स। मतलब खाद्य सुरक्षा का मतलब गोदामों में अनाज भरना नहीं है, बल्कि उस अनाज को लोगों तक पहुंचाना है। ये एक सीधी और गहरी बात है जो हमें याद दिलाती है कि भरे हुए गोदामों का कोई मतलब नहीं जब तक कि उनमें रखा अनाज हर जरूरतमंद की थाली तक न पहुंच जाए।